हम सभी जानते हैं कि नियति को कभी टाला नहीं जा सकता, चाहे आप कितने भी सावधान क्यों न हो। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वह पूर्व निर्धारित क्या हुआ रहता है। एक गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित रहता था। एक दिन वह दूसरे गांव में अपने बचपन के मित्र से मिलने जा रहा था, जो बचपन से ही गूंगा और अपंग था। उसके दोस्त का गांव बहुत दूर था और रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव भी थे। पंडित अपनी मनस्थिति में आगे बढ़ रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साथी मिला। पंडित ने सोचा अच्छा ही हुआ, मिलकर बातें करते करते चले जाएंगे। जैसे ही पंडित ने उस व्यक्ति का नाम पूछा, व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उसका नाम महाकाल है। पंडित को नाम थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन पंडित किसी के नाम के बारे में बहुत कुछ पूछना अनुचित समझते हैं। दोनों धीरे धीरे एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी बीच में एक गांव आया। महाकाल पंडित से कहा, आप आगे बढ़िए, मुझे उस गांव में एक संदेश देना है, मैं आपसे सामने मिल रहा हूँ। पंडित कहता है ठीक है। फिर वह आगे बढ़ता है, तभी पंडित को खबर मिलती है कि उस गांव के एक व्यक्ति को भैंस ने मार डाला। भैंस उस व्यक्ति को मारने के कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास आ गया। उसके बाद दोनों गांव के बाहर चले गए, जहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था जो आराम करने के लिए ठीक ठाक ही था। पंडित के मित्र का गांव वहां से बहुत दूर था। शाम होने वाली थी। पंडित महाकाल से कहा कि रात हो गई है और दिन भर चलने के बाद उन्हें बहुत थकान महसूस होती है और उन्हें बहुत भूख लगी है। वह यहाँ भोजन करके रात बिताएंगे। महाकाल कहते हैं ठीक है, मुझे इस गांव में कुछ काम की चीज पहुंचानी है, तुम खाओ और आराम करो, मैं आकर खाऊंगा बाद में। महाकाल वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद उस गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और पूरे गांव में आग लग गई। पंडित थोड़ा हैरान हुआ और सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां कुछ न कुछ नुकसान होता है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस रात पंडित ने महाकाल से इस बारे में नहीं पूछा। सुबह होते ही दोनों फिर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर फिर एक गांव पड़ा और महाकाल ने एक बार फिर पंडित से कहा, आगे बढ़ो, मैं थोड़ी दूर पर तुमसे मिल रहा हूँ। तो महाकाल इस गांव में चले गए। लेकिन इस बार पंडित अपने रास्ते पर जाने के बजाय वहीं खड़ा हो गया और महाकाल को देखने लगा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी गांव के लोगों की चीख सुनाई देती है कि एक व्यक्ति की सांप के काटने से मर गया है। और थोड़ी देर बाद महाकाल पंडित के पास लौट आते हैं, लेकिन इस बार पंडित इसे सहन नहीं कर पाता है और महाकाल से पूछता है, तुम जिस गांव में जाते वहां कुछ न कुछ नुकसान होता है, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। महाकाल जवाब देते हैं, पंडित, मैंने सोचा था कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसलिए मैं आपकी संगति में था, क्योंकि ज्ञानी के साथ रहना अच्छा है। लेकिन आप अभी भी नहीं समझते कि मैं कौन हूँ। पंडित कहते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे कुछ संदेह है। यदि आप स्वयं को ठीक से पहचान करा दे तो यह मेरे लिए बहुत आसान होगा। महाकाल जवाब देते हैं कि मैं यमदूत हूँ और महाराज यमराज के आदेश पर मैं उन लोगों के प्राण लेता हूँ जिनकी आयु पूर्ण है। हालांकि पंडित को इस बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हिम्मत जुटाकर पंडित ने महाकाल से पूछा, अगर यह सच है और अगर आप सच्चे यमदूत हैं तो उसके बाद कौन मरने वाला है। यमदूत उत्तर देता है कि अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। यह सुनकर पंडित चिंतित हो जाता है। यदि वास्तव में वह यमदूत है तो उसकी बात भी सच होगी। मेरा सबसे प्यारा बचपन का दोस्त मेरे कारण मर जाएगा, तो यह सही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने न जाऊं, तो शायद वह बच जाए। महाकाल कहते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम अपने दोस्त से मिलने नहीं जाओगे तो भी किस्मत नहीं बदलेगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता और तभी हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह ब्राह्मण फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी।
तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे फांसी का समय नजदीक आ रहा था। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को ही वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जो कुछ भी होता है, चाहे हम कितने भी सावधान क्यों न हो, हर घटना या घटनाओं का क्रम पूर्व निर्धारित होता है जिसे हम बदल भी नहीं सकते। इसीलिए न तो प्रकृति ने और न ही ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता दी है, जिससे हम अपना जीवन सुख और आनंद से व्यतीत कर सकें। और यह बात उस पंडित के जीवन पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से उनकी मृत्यु के बारे में न पूछा होता तो राजा के कारागार में 6 महीने भय से रहने की बजाय सुख शांति से व्यतीत होते। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।